डियर ऑल, वेलकम टू दी क्लास। आज की क्लास में हम इंडियन ईजमेंट एक्ट 1882 शुरू करेंगे। इंडियन ईजमेंट एक्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है ईजमेंट की, क्योंकि पूरा एक्ट ही ईजमेंट पे बेस्ड है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ईजमेंट क्या होता है। तो ईजमेंट मतलब होता है किसी तरीके का कंफर्ट, कन्वीनियंस। तो फिर ईजमेंट में क्या होता है कि जो ओनर या फिर ऑक्यूपायर होता है एक लैंड का, वो दूसरे की लैंड पर अपना राइट एक्सरसाइज करता है। अगर उसको ये राइट नहीं मिलेगा, वो अपने घर को एंजॉय नहीं कर पाएगा, वो अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय नहीं कर सकता। तो बेसिकली ये राइट दूसरे की प्रॉपर्टी पर इसलिए दिया जाता है ताकि जो व्यक्ति है वो अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सके। ठीक है। और ये यहाँ पर जो डेफिनेशन है आपकी सेक्शन 4 में, वो भी यही कहती है कि इट इज अ राइट possessed by the owner or occupier of land on some other land which is not his own so that he could beneficially enjoy his own land। ठीक है। तो यहाँ पर एक जो ओनर है, ऑक्युपायर है लैंड का, उसको ये राइट दिया जाता है कि वो दूसरे की लैंड के ऊपर कुछ राइट पजेस कर सके ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सके। इस सेक्शन में ये भी बताया गया है, ये जो राइट है ये कुछ करने का राइट भी है और कुछ रोकने का भी राइट है। इसमें दोनों चीजें इंक्लूडेड है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, कि इसमें जो एक व्यक्ति है वो कुछ करने का राइट भी रखता है और कुछ रोकने का भी राइट रखता है। तो देखिए, इसको हम अभी एग्जाम्पल से समझ लेंगे, फिर आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए आप इतना समझिए कि जो ईजमेंट है बेसिकली वो एक लैंड ओनर दूसरे की लैंड के ऊपर एक्सरसाइज करता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो डोमिनेंट ओनर है वो कौन है? डोमिनेंट ओनर वो है जिसके पास राइट है, जिसका राइट दूसरे की लैंड के ऊपर है। ठीक। डोमिनेंट हेरिटेज क्या है? डोमिनेंट हेरिटेज डोमिनेंट ओनर की प्रॉपर्टी होती है, जिसके की बेनिफिशियल इंजॉयमेंट के लिए जो है ये राइट एग्जिस्ट करता है ईजमेंट का। ठीक है। इसके बाद सर्वियंट ओनर, सर्वियंट ओनर वो है जिसकी प्रॉपर्टी के ऊपर आपने राइट एक्सरसाइज करना है, और सर्वियंट हेरिटेज जिस प्रॉपर्टी के ऊपर आपने राइट को एक्सरसाइज करना है। तो उसको, जो सर्वियंट हेरिटेज है वो सर्वियंट ओनर की प्रॉपर्टी है, जो डोमिनेंट हेरिटेज है वो डोमिनेंट ओनर की प्रॉपर्टी है। या डोमिनेंट ओनर वो जो सर्वियंट हेरिटेज के ऊपर अपना राइट एक्सरसाइज करेगा। ठीक है। और क्यों करेगा? क्योंकि उसे डोमिनेंट हेरिटेज को बेनिफिशियली इंजॉय करना है। कुछ एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं ईजमेंट को क्या होता है। देखिए, इसमें है पहला एग्जाम्पल, एक्स बीइंग द ओनर ऑफ अ हाउस हैज अ राइट ऑफ वे ओवर हिज नेबर्स क्यूज लैंड फॉर बेनिफिशियल इंजॉयमेंट ऑफ द हाउस, दिस इज नोन एज राइट ऑफ ईजमेंट। तो देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर एक्स जो है एक घर का मालिक है। ठीक है। लेकिन उसके घर को जो रास्ता है वो क्यू की लैंड से होते हुए गुजरता है। ठीक है। तो ठीक है, ये जो रास्ता है ये इसका ईजमेंट है। ये इसलिए है क्योंकि उसको अपनी जो घर है उसमें रहना है, उसका बेनिफिशियल इंजॉयमेंट करना है। तो दिस इज कॉल्ड एज ईजमेंट। सेकेंड एग्जाम्पल इसमें दिया है, अ वॉलेंट्री डेडिकेशन ऑफ राइट by X to the public for passing or repassing over a surface of certain land is not right of easement। देखिए, यहाँ पर ये एग्जाम्पल बोल रहा है कि X ने जो है एक रास्ता दिया है अपनी लैंड के ऊपर पब्लिक के लिए, कि ठीक है पब्लिक इस रास्ते से आ जा सकती है। लेकिन ये वॉलेंट्री डेडिकेशन, तो ये कोई, इसको यहाँ पर ईजमेंट नहीं बताया गया है। ठीक है, ये ईजमेंट यहाँ पर नहीं होगा। थर्ड है, A, as the owner of a certain house, has the right to go on his neighbor B's land and to take water for the purposes of his household out of a spring therein. This is an easement. A जो है एक घर का मालिक है और वो B की लैंड पे जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि वहां पर एक स्प्रिंग है जहाँ से उसको पानी लेना होता है और उस पानी से वो अपने घर का काम करता है। तो यहाँ पर इस अधिकार को उसको, उसका ईजमेंट का अधिकार बोला गया है और इसको ईजमेंट माना गया है। इसके बाद जो फोर्थ एग्जाम्पल है वो कहता है, A as the owner of a certain house and farm has the right to graze a certain number of his own cattle on B's field। देखिए, इसको ऐसे समझ लीजिए
कि ए जो है एक घर और फार्म का मालिक है, वो क्या करता है बी के फील्ड में बी का जो प्लॉट है उसके ऊपर अपने कैटल्स को ग्रेजिंग के लिए छोड़ देता है। सी का जो टैंक है उससे वो जो है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने किराएदारों के लिए या अपने नौकरों के लिए जो है पानी और फिश इकट्ठा करता है सी के टैंक से, ठीक है। डी डी का जो जंगल है वहां से वो टिम्बर लेके आता है, और इसी तरीके से जो ई के जो लैंड पे पत्तियां पड़ी है उसको वो यूज करता है मैन्योरिंग पर्पस के लिए, अपनी लैंड के मैन्योरिंग पर्पस के लिए। तो ये सब ए के क्या है, सुखाधिकार हैं। ये दीज आर वेरियस ईजमेंट्स ऑफ ए विच ही हैज ओवर बी, सी, डी एंड ई, ठीक है। इसके बाद जो फिफ्थ एग्जाम्पल है वो ये है, ए इज बाउंड टू क्लीन द वाटर कोर्स रनिंग थ्रू हिज लैंड एंड कीप इट फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन फॉर द बेनिफिट ऑफ बी, ए अ लोअर रापेरियन ओनर, दिस इज नॉट एन ईजमेंट। देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो सर्वियंट ओनर है वो बाउंड नहीं है किसी भी टाइप की सर्विसेज देने के लिए डोमिनेंट ओनर को। जैसे कि अगर ए के पास कोई स्प्रिंग है और बी उससे पानी ले जाता है, तो ये ए बाउंड नहीं है कि वो उस स्प्रिंग को वो साफ रखे, उसकी साफ सफाई करे, ठीक है। या सपोज ए ने जो रास्ता बी को दिया हुआ है आने जाने के लिए, तो ये ए की ड्यूटी नहीं है कि वो जो है उस रास्ते को क्लीन रखे, फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन रखे। किसी भी टाइप की बाउंडेशन हम सर्वियंट ओनर पे नहीं लगा सकते। तो इस एग्जाम्पल में ये बताया गया है कि जो सर्वियंट ओनर है वो या तो रास्ता या फिर पानी इसको साफ करने के लिए वो बाउंड नहीं है, और उसको ईजमेंट भी नहीं माना जाएगा। अब इसके बाद हम कुछ एसेंशियल्स देख लेते हैं ईजमेंट के। तो देखिए अभी हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले तो हमारे पास दो एडजेसेंट प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जिनको कि हमने बोला डोमिनेंट एंड सर्वियंट हेरिटेज, ठीक है। डोमिनेंट हेरिटेज वो है जिससे कि हमारा राइट ऑफ ईजमेंट एनेक्स्ड होता है, अटैच्ड होता है, ठीक है। और सर्वियंट हेरिटेज वो होता है जिसके ऊपर हमने ईजमेंट एक्सरसाइज करना है, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज का होना जरूरी है, और दोनों ही प्रॉपर्टीज जो होंगी वो एडजेसेंट प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है, आमने सामने होंगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट इसमें आता है, सेकंड जो एसेंशियल इसमें आता है वो है सेपरेट ओनर। तो मैंने बताया अभी दो प्रॉपर्टीज हैं, डोमिनेंट हेरिटेज, सर्वियंट हेरिटेज, दोनों के ओनर्स भी अलग अलग होने चाहिए, एक ओनर नहीं होना चाहिए दोनों का। दोनों के ओनर्स अलग होंगे तभी ईजमेंट एग्जिस्ट करेगा। थर्ड पॉइंट इसमें है बेनिफिशियल इंजॉयमेंट। तो ये जो ईजमेंट है वो किस लिए हो रहा है कि जिस प्रॉपर्टी के लिए हम ईजमेंट एक्सरसाइज कर रहे हैं उसको हम बेनिफिशियली इंजॉय कर सकें, उसको डोमिनेंट ओनर जो है वो इंजॉय कर सके उस प्रॉपर्टी को, ठीक है। इसके बाद देखिए ये जो ईजमेंट होता है ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव इसलिए होता है कि इसमें डोमिनेंट ओनर खुद कुछ एक्ट कर रहा होता है, जैसे कि वो रास्ते का यूज कर रहा है, पानी निकाल रहा है, ठीक है, फिश कलेक्ट कर रहा है पॉन्ड से, तो ये क्या है, एक तरीके से वो एक्ट कर रहा है सर्वियंट हेरिटेज के ऊपर। इसी तरीके से जो ईजमेंट है वो नेगेटिव भी होता है कि यहाँ पर जो डोमिनेंट ओनर है वो प्रिवेंट करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है किसको, सर्वियंट ओनर को। कुछ ऐसे कार्य हैं जो सर्वियंट ओनर नहीं करेगा, जैसे वो सर्वियंट ओनर को प्रिवेंट कर सकता है कि वो ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन ना करे अपने प्लॉट पे जिससे कि डोमिनेंट ओनर का हवा पानी रुक जाए, या फिर सर्वेंट ओनर ऐसी कोई चीज ना करे जिससे कि डोमिनेंट ओनर के घर को जाने का जो रास्ता है वो ब्लॉक हो जाए। तो ये इस तरीके से जब हम रेस्ट्रिक्शन करते हैं, जब हम प्रिवेंशन करते हैं, तो वो हम बोलते हैं नेगेटिव ईजमेंट। और जब हम उस पर कुछ काम करते हैं और जब उसमें स्वयं कुछ काम हो रहा है, स्वयं डोमिनेंट ओनर उसमें कुछ काम कर रहा है, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव ईजमेंट। इसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले जो ईजमेंट का राइट है ये राइट इन रेम है, मतलब ये राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड अवेलेबल है, ठीक है। तो इसलिए डोमिनेंट ओनर क्या कर सकता है, किसी को भी सू कर सकता है जो उसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा इस राइट को एक्सरसाइज करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये जो राइट है ये आपका डोमिनेंट हेरिटेज से ही जुड़ा हुआ होता है, लेकिन किसके ऊपर एक्सरसाइज होगा, सर्वियंट हेरिटेज के ऊपर
एक्सरसाइज होगा, ठीक है। इसके बाद जो आपको ध्यान रखने पॉइंट वो ये कि ये राइट री एलिना है, ठीक है, कि मतलब ये राइट जो है वो सर्विएंट हेरिटेज के ऊपर है, ना कि अपने डोमिनेंट हेरिटेज के ऊपर, ठीक है। तो ये 3-4 बातें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद सेक्शन 5 में आता है क्लासिफिकेशन, ईज़मेंट कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए इसमें सेक्शन 5 में ही दिया हुआ है, ये है पहला, तो हम देखते हैं कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस ईज़मेंट, ठीक है। तो कंटिन्यूअस ईज़मेंट वो है जहाँ पर कि ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है, किसी एक्ट की ज़रूरत नहीं है, ह्यूमन के द्वारा कोई भी एक्ट किया जाना यहाँ पर नेसेसरी नहीं है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, अ राइट एनेक्स टू बीज हाउस टू रिसीव लाइट बाय विंडोज विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन बाय नेबर ए, कि बी का यह राइट है कि उसकी विंडो से उसको रोज सूर्य की रोशनी मिलती रहे विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन बाय हिज नेबर ए। यहाँ पर जो है बी के द्वारा कोई एक्ट नहीं किया जा रहा, बी सिंपली क्या है उसके विंडो से जो सनलाइट आ रही है उसको एंजॉय कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये भी बताया गया कि ये जो सनलाइट आई है ये विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, जो भी उसका नेबर है, जो एडजेसेंट नेबर है उसके द्वारा बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के ही ये सनलाइट उसको मिलती रहनी चाहिए, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस ईजमेंट इसमें जिसमें कि किसी ह्यूमन एक्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो देखिए मैंने बताया कि जैसे जो एक्स था उसके घर को जाने का जो रास्ता था वो वाई के प्लॉट से होता हुआ गुजर रहा था, तो जब डेली बेसिस पे एक्स उस रास्ते से गुजरेगा तो वो एक तरीके से क्या है डिसकंटिन्यूअस ईजमेंट है, क्योंकि उसमें रास्ते से गुजरना यानी एक ह्यूमन एक्ट की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स जब रास्ते से गुजरेगा तभी क्या मिलेगा उसको ईजमेंट्री राइट मिलेगा। तो यहाँ पर जहां पर भी ह्यूमन एक्ट की जरूरत पड़ती है, ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है, तो वो डिसकंटिन्यूअस ईजमेंट हो जाता है। तो कंटिन्यूअस में ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, डिसकंटिन्यूअस में ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत है। जैसे मैंने बताया सनलाइट आ रही है उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, और यहाँ पर बताया रास्ते का यूज हो रहा है उसमें आना जाना हो रहा है, तो ये ह्यूमन इंटरवेंशन इसमें हो गया, ह्यूमन एक्ट इसमें हो गया, तो ये डिसकंटिन्यूअस ईजमेंट हो गया। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो है अपेरेंट और नॉन अपेरेंट ईजमेंट, ठीक है। अपेरेंट ईजमेंट वो है जो कि किसी साइन के द्वारा दिख जाता है, परमानेंट साइन के द्वारा, ठीक है। उसको कोई एक रीजनेबल प्रूडेंट मैन एग्जामिन करे तो उसको वो दिख जाएगा कि कोई ऐसा एक चिन्ह होगा जिसके द्वारा से पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ इस पे ईजमेंट्री राइट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल है, there is a drain from A's land to B's land and from there it led to an open yard। देखिए इसमें ए की लैंड से बी की लैंड तक एक ड्रेनेज है, एक ड्रेन है, और फिर वो एक ओपन यार्ड में जा रहा है। तो ये क्लियरली विजिबल है, ये जो ड्रेन है ये क्लियरली दिख रही है, इंस्पेक्शन करके आपको दिख रहा है कि हाँ ये एक जा रही है, एक ड्रेन जा रही है। तो ये क्या है, एक अपरेंट ईजमेंट है, ठीक है। उसके बाद नॉन अपेरेंट में जिसमें कोई साइन नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, वो बिल्कुल नहीं दिखाई देता, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि राइट अनेक्स टू एज हाउस टू प्रिवेंट बी फ्रॉम बिल्डिंग ऑन हिज ओन लैंड, कि ए का ये राइट है कि जो उसका नेबर है बी उसको वो प्रिवेंट कर सके कि वो इस तरीके से बिल्डिंग उसके आगे ना खड़ा करे जिससे कि उसका हवा पानी रुक जाए। या इसमें ये भी एग्जांपल ले सकते हैं कि ए जो है वो बी को मना करे कि आप 2 स्टोरी से ऊपर थर्ड स्टोरी नहीं बना सकते, क्योंकि इससे ए का जो है वो हवा और पानी रुक जाएगा। तो एक तरीके से ये नेगेटिव ईजमेंट है। इसके बाद सेक्शन 6 आता है, वो कहता है ईजमेंट फॉर लिमिटेड टाइम और ऑन कंडीशन। देखिए जो ये ईजमेंट दिया जा रहा है, जो ईजमेंट्री राइट दिया जा रहा है, ये कुछ टाइम के लिए भी दिया जा सकता है, ये या फिर परमानेंट नेचर का भी हो सकता है, ठीक है। या ये पीरियोडिकल, इट कैन बी सब्जेक्टेड टू पीरियोडिकल इंटरप्शन, कि जैसे कि 12 महीने में से ये बोला गया है कि सिर्फ आपको जो 2 महीने हैं नवंबर दिसंबर का उसके लिए आपको ईजमेंट नहीं मिलेगा, बाकी आपको 10 महीने ईजमेंट मिलेगा। तो ये क्या है, पीरियोडिकल इंटरप्शन है। तो पीरियोडिकल इंटरप्शन के हिसाब से भी ईजमेंट्री राइट दिया जा सकता है, और ये किसी जगह के लिए भी दिया जा सकता है और कुछ टाइम के लिए भी दिया जा सकता है और किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए भी दिया जा सकता है, ठीक है। और
इस कंडीशन के इस राइट को इस कंडीशन के साथ भी दिया जा सकता है कि ये वॉइड हो जाएगा या वॉइडेबल हो जाएगा अगर कोई पर्टिकुलर इवेंट होगा या अगर कोई पर्टिकुलर एक्ट होगा या पर्टिकुलर एक्ट नहीं होगा, तो इन कंडीशन के बेसिस पर भी इस ईजमेंटरी राइट को ग्रांट किया जा सकता है। इसके बाद फर्दर जो प्रोविजंस आएंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।